हेलो गाइस। तो पार्ट नंबर 2 इस तरह से स्टार्ट होता है कि पास्ट की लाइफ में स्योरी एक दफ़ा अपनी दासियों के साथ खड़ी हुई थी, अपने फेवरेट फ्लावर्स को भी देख रही थी और साथ ही साथ तीरंदाजी का मुकाबला भी कर रही थी। इतने में वहां पर एम्पिरर आ जाता है और फिर से हमें एम्पिरर का फेस नहीं दिखाते। एम्पिरर उससे कुछ देर बातें करता है और फिर कहने लगता है, आजकल तुम्हारी हेल्थ बहुत डाउन लग रही है। मैंने अपने रॉयल डॉक्टर से तुम्हारे लिए एक टॉनिक बनवाया है, ये तुम्हारी हेल्थ को बेटर कर देगा। और जैसे ही वो टॉनिक उसे प्रेजेंट किया जाता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें जहर है। वो उसे फेंक देती है, लेकिन ये सारा कुछ शायद उसकी सिक्स सेंस उसे बता रही थी। रियल में ऐसा नहीं हुआ था। उसे पता चल चुका था कि उसे बहुत ही जल्द पॉइजन दिया जाएगा और प्रोबेबली वो एम्परर की तरफ से ही गाइडेंस में होगा। एम्परर जैसे ही आया था, उसके फेवरेट फ्लावर्स मुरझा गए थे। लेकिन अब हमें प्रेजेंट में सीन दिखाते हैं। सेगी स्योरी को जगाने की कोशिश कर रहा था। वो होश में आती है और देखती है कि उसके फ्लावर्स मुरझाए नहीं बल्कि खिल चुके हैं। और ऑफ कोर्स ये सेगी की प्रेजेंस में ही हुआ था। इट मींस ये उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब है। अब उसके बाद ये दोनों इकट्ठे मीटिंग करते हैं। यहाँ पर स्योरी उससे कहती है कि पास्ट में मेरे पर कई दफा लोगों ने हमला किया है और मेरी सिक्स सेंस इतनी स्मार्ट है कि हर दफा असैसिन्स पकड़े गए थे और यही सेंस मैं आपके ऊपर भी यूटिलाइज कर सकती हूँ। मुझे फीलिंग आ रही है, ये वाइब है कि कोई है जो आपका दुश्मन है और आप पर हमला दोबारा भी हो सकता है। इसलिए मेरी सिक्स सेंस को यूज करते हुए मैं आपकी शील्ड बन सकती हूँ। मुझे अपने साथ काम पर रख लें, डील कर लें। लेकिन सेगी उससे कहने लगता है, तुम पागल हो, डील माय फुट, मेरे इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, जाओ तुम यहाँ से। और फिर उठाकर उसे बाहर फेंकवा देता है। वो सोचने लगती, इतनी इज्जत अफजाई, मैंने इसे बड़ा ऊंचा इंसान समझा था, पर इसे तो इंसानों की परख ही नहीं है। और इतने में आगे असिस्टेंट सॉन खड़ा हुआ था। वो उससे कहने लगता है कि आपने सर की जान बचाई थी, वो आपको वापसी तक ड्रॉप कराएंगे। वो सोचती है, ये पालकी थोड़ी अजीब अजीब लग रही है, उसने पहली दफा गाड़ी में सफर किया था। सारा रास्ता वो असिस्टेंट सॉन से यही कह रही थी कि पालकी थोड़ी आहिस्ता चलाओ, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मैंने इससे तेज सवारी पर कभी पहले सफर नहीं किया और गाड़ी की स्पीड तो सिर्फ 20 पर थी, इतनी आहिस्ता कि ठेले वाले भी उनसे आगे निकल रहे थे। और दूसरी तरफ हमें सेगी को दिखाते हैं। उसने सीसीटीवी के थ्रू पता चलाया था कि जिसने स्टैचू ऊपर से नीचे फेंका था वो वही प्रोटेस्टर था जो सुबह के टाइम पर उनके ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। उसकी जो भी डिमांड्स थी उसने कंपनसेशन में पूरी करा दी थी, लेकिन फिर भी उसने ये हरकत क्यों की है, ये बात उसे बॉदर कर रही थी। और ये बात इसी चीज की तरफ इशारा थी कि कोई है जो उसका दुश्मन है और उसने ही इस प्रोटेस्टर को पे किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि आज के दिन दादाजी का बर्थडे है और उनका बर्थडे मनाने के लिए कुछ फैमिली मेंबर्स भी आए हुए हैं। और हमें उसकी दो आंटीज को भी दिखाते हैं, एक जूमी थी और दूसरी जूरान। मोंदू भी यही पार्टी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर ग्रैंडपा को देखकर पता चलता है कि उन्हें अपनी बेटियों से भी ज्यादा मोंदू पसंद। कुछ सालों पहले जब दादाजी की तबीयत खराब थी तो उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए था। उनकी अपनी ही बेटियां मुकर गई थी, लेकिन इस टाइम पर मोंदू आगे बढ़ा था और तब से लेकर आज तक ऑफ कोर्स वो दादाजी की गुड बुक्स में ही है। दादाजी कहने लगते हैं कि एक तरफ मोंदू है जो कि डिस्टेंट रिलेटिव होकर भी मेरे लिए इतना कुछ करता है, और एक है मेरा अपना पोता जो मेरी बर्थडे अटेंड करने के लिए ही नहीं आया। अब स्योरी को उसके घर के बाहर पहुंचा देते हैं। उसकी एजेंसी की तरफ से दी हुई सीवी से पता चल गया था और यहाँ पर उसका यूनिट 203 था। ये बात उसे इस तरह से पता चलती है कि जैसे ही अंदर से दरवाजा खुलता है तो इस यूनिट का ऑनर बाहर आया था जो उसे इसी नाम से पुकार रहा था। यहाँ पर उसके हैरान होने की बहुत सारी चीजें थी। पहले तो वो सोचती है कि ये जगह किसी जेल से भी छोटी और तारीख है, और इसके साथ साथ जब ऑटोमेटिकली खुद ही लाइट्स ऑन होने लग तो ये देखकर तो वो और भी घबरा जाती है। लेकिन फिर खुद को इकट्ठा करती है और कहती है कि तुमने किसी को खुद पर शक करने नहीं देना। इतने में उसे मालूम पड़ता है कि जिसकी बॉडी में वो है, यानी कि स्योरी की बॉडी में उसकी ग्रैंड माँ उससे मिलने के लिए आई हुई है। वो बहुत प्यार से स्योरी को मिलती है और उससे कहती है कि तुम बहुत मेहनत करती हो। उसके लिए खाना भी बना कर लाई थी और जाते जाते उसे कुछ पैसे भी देकर जाती है और कहती है अपनी डाइट का ख्याल रखा करो, तुम वीक होती जा रही हो, मेरी फिक्र ना करना, मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। लेकिन ये वो झूठ बोल कर गई थी। उनके हाथों से पता चलता था कि वो कितनी मेहनत करती है और जाते हुए उनके जूते भी टूटे हुए थे। लेडी कांग बहुत अच्छी थी ऑब्जर्वेशंस में, और ये बात उसे समझने में जरा देर नहीं होती कि स्योरी की दादी उस पर जान छिड़कती हैं। अब जैसे ही डिनर स्टार्ट होता है तो दादाजी देखते हैं कि फाइनली उनका पोता भी आ चुका है। वो पहले तो उठकर उसे डांटते हैं, कहते हैं तुम इतने लेट हो गए, तुम्हें फैमिली को भी कुछ टाइम देना चाहिए। लेकिन वो क्लियरली कह देता है कि मुझे पता था फैमिली टाइम में क्या होना है, कोई आपको बटरिंग कर रहा होगा,
कोई एक दूसरे के ऊपर तंज झाड़ रहा होगा और ढके छुपे शब्दों में एक दूसरे के ऊपर तीर चलाए जा रहे होंगे। मैंने जानबूझकर ये फैमिली टाइम मिस कर दिया है और मैं डायरेक्ट डिनर पर ही पहुंचा हूँ। डिनर करते ही वो अपने असिस्टेंट सॉन के साथ खड़ा हुआ था। सॉन ने उसे कंफर्म किया था कि वाकई कोई गाड़ी थी जो मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट ट्रेस नहीं हो पाई है। आपका दुश्मन कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है? लेकिन सेगी का कहना था कि मेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं है, और ये कहते हुए वो अपने ही रिलेटिव्स की तरफ देख रहा था। अब सेओरी जैसे यूनिट 203 में पहुंचती है तो वो देखती है कि इतना छोटा है, पता नहीं इसमें खुलकर सांस भी कैसे ली जाएगी। वो तो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारती थी और उन लग्जरीज में से निकलते हुए उसे तुरंत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस छोटी जगह पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतने में उसका हमसाया शोर कर रहा था और वो निकलती है और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। उसका नाम ग्वांग नाम था। ये दोनों एक दूसरे को काफी बातें लगाते हैं। इवन के बाकी पड़ोसी भी बाहर निकल आते हैं और इनको लड़ते हुए देखकर वो लोग एंजॉय कर रहे थे। वो हैरान थे कि पहले तो हमेशा से सेओरी एकदम दबी दबी रहती थी और आज इसकी जुबान बिल्कुल तीर की तरह चल रही है। पता नहीं ये क्या खा कर आई है। ग्वांगनाम भी हैरान था कि मैं इसे हमेशा तंग किया करता था, लेकिन आज ये पहली दफा मुझे जवाब दे रही है। कुछ तो डिफरेंट है। सेगी को बार बार उसी लड़की की याद आ रही थी जो आज उसे 2 दफा मिली थी और उसकी जान भी बचाई थी। वो सोच रहा था कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उधर सेओरी को भी अपने पास्ट लाइफ की यादें आने लगती हैं। वो एकदम से महल में इतने बड़े रैंक तक नहीं पहुंची थी, बल्कि उसने महल में एंट्री ली थी एक दासी बनकर, और वहां पर भी वो सबसे जूनियर हुआ करती थी और उसकी सीनियर्स उसे बुली करती थी। 1-2 दफा तो उन्होंने मार मार कर उसे एक बॉक्स में कैद भी कर दिया था। वहां पर उसे घुटन होने लगती है। पहले तो वो रेजिस्ट करती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। वो सोचने लगती है कि अगर मैंने तब सरवाइव कर लिया था तो मैं अब भी सरवाइव कर सकती हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि सेगी को एक सपना आता है। वो ये देख रहा था कि वो जॉसन एरा में था। वो दिन के टाइम पर रिलैक्स कर रहा था कि इतने में पास से उसे आवाजें आने लगती हैं। कोई बॉक्स में कैद उसे आवाजें दे रहा था कि मुझे बचा लो, और इसके साथ ही उठकर उसने मास्क किया था और उसे बचाने चला गया था। लेडी कांग देखती है कि यहाँ पर सेओरी की डायरी पड़ी हुई है जिसमें उसने अपनी लाइफ की सारी समरी लिखी हुई थी। वो पहले एक चाइल्ड स्टार हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ही रह गई है। कोई भी उसे ज्यादा भाव नहीं देता, ना उसके पास ज्यादा पैसा है, और उसकी लाइफ का एक ही मोटो है कि उसने सक्सेसफुल बनना है, और वो भी अपनी ग्रैंड माँ के लिए। उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे, सिर्फ एक ही रिश्ता था जिनको वो खुशियां देना चाहती थी। सेओरी की सारी लाइफ के बारे में अब लेडी कांग को अच्छे से पता चल गया था, और इसी बारे में सोचते सोचते वो रूफ टॉप पर आ जाती है। उसे लग रहा था कि जिंदगी आसान नहीं होती। पहले भी मैंने स्ट्रगल किया था और अब भी मुझे कितनी मुश्किलों को झेलना पड़ रहा है। एक अननोन सी दुनिया है और खुद का कवर भी रखना है। क्या ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर नहीं? लेकिन फिर खुद से ही कहती है मौत माय फोन। और इसके साथ ही वो सेओरी के कपड़े पहन लेती है। अब उसके बाद उसे एक फोन भी मिल जाता है जहां पर उसने कोरिया की सारी हिस्ट्री देख ली थी। इससे उसे पता चलता है कि जॉसन एरा से लेकर अब तक ये सारा कुछ कैसे हुआ था, और उसके अंदर का देशभक्त भी जाग उठता है। वो बार बार नारे लगा रही थी और खुशियां मना रही थी। रूममेट सोच रहे थे कि पागल तो नहीं हो गई। अब इसके बाद वो एक दफा कपड़े धो रही थी कि यहाँ पर एक लड़का छुप छुप कर गर्ल्स की वीडियो बना रहा था। वो ऐसा करती है कि उठाकर डंडा उसके सर पर मारती है। उसका सर भी फट गया था, वो पकड़ा गया था। और उसके बाद हमें एक और बात भी पता चलती है कि उसने एक चोर भी पकड़ लिया था, और वो ग्वांग नाम था, जो कि हॉस्टल के ज्वाइंट फ्रिज में से दूसरों के खाने चुरा लिया करता था। आज वो उसे रंगे हाथों पकड़ती है और सारे लोगों को मालूम पड़ जाता है। ग्वांगनाम बहुत कहता है कि किसी के पास कोई सबूत तो नहीं है ना, लेकिन सबूत की क्या जरूरत थी, शर्मिंदगी तो उसके फेस पर लिखी हुई थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साइकेट्रिस्ट सन वू को दिखाते हैं। इस डॉक्टर ने अपना नया क्लिनिक खोला था और ये सेगी और मोंडू का एक कॉमन फ्रेंड भी था। मोंडू आता है, उसे ग्रीटिंग्स देता है, उसके लिए एक प्लांट भी गिफ्ट में लेकर आया था। उससे सेगी के बारे में पूछता है कि उसकी हेल्थ कैसी जा रही है, लेकिन पता नहीं सनवू ने क्या जवाब दिया था। पर फिर भी उसने देखा था कि सेगी भी इससे मिलने के लिए आया है, और फिर सेगी आके उससे अपने ड्रीम के बारे में डिस्कस करता है। कहता है कि मेरे ड्रीम में अक्सर मुझे एक वुमन दिखाई देती है, लेकिन वो पास्ट एरा से है। वो कहने लगता है कि ये सब छोड़ो, पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में एक वुमन तलाश करो, और वो ही तुम्हारे सारे जख्मों की मरहम बन जाएगी। ये सब इसी तरफ निशानी है कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक गर्ल चाहिए, जल्दी से शादी कर लो। ये सुनते ही वो कहता है बकवास बंद करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर एक सरप्राइज मिलता है कि उन दोनों की ये सारी बातें मोंडू सुन रहा था। एक्चुअली उसने जो प्लांट गिफ्ट में दिया था उसमें एक रिकॉर्डर भी लगा हुआ था, और उसके थ्रू
अब वो सेगी का राज भी जान चुका था। अब बेचारी स्योरी तो स्ट्रगल ही कर रही थी। जब उसके पास खाना पीना भी खत्म हो जाता है तो वो सोचती है कि उसी घटिया इंसान से दोबारा राब्ता करना चाहिए। मेरी ऑफर के बारे में पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। अब वो छुप कर बैठी हुई थी और जैसे ही सेगी आता है उसे पकड़ लेती है। उससे कहती है कि मेरी ऑफर के बारे में तुमने क्या सोचा, मेरी सर्विसेज रिमार्केबल है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। वो उससे कहने लगता है कि तुम मेरी सेवियर हो, नहीं, तुम सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर आई हो। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए मेरी जान बचाने के बदले। वो कहने लगती है कि तुमने मुझे क्या कोई भिखारी समझ रखा है, मैं तुम्हें अपनी सर्विसेज देने आई हूँ। मुझे एक डील चाहिए, एक लेवल पर रहकर। लेकिन सेगी उसे रिजेक्ट करता है और कहता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आता है, उसे घटिया इंसान बोलती है और उसके पैर पर चोट देती हुई इन दी एंड वहां से गार्ड्स के थ्रू निकलवाई जाती है। खैर, सेगी के ऑर्डर्स करने पर असिस्टेंट सॉन ने स्योरी का सारा बायोडाटा उसकी टेबल पर रख दिया था और उसकी पूरी की पूरी लाइफ इतनी सिंपल थी कि एक पेपर पर ही समा गई थी। वो हैरान था कि इसकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। एक ट्रेजिक सा चाइल्डहुड, एक ऑर्डिनरी सा एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक स्ट्रगलिंग लाइफ, और उसकी हरकतें भी कहीं से सस्पिशियस दिखाई नहीं दे रही थी। अब इसके बाद स्योरी जाती है एक शमन के पास। ये शमन उसे पहले दिन भी मिली थी और इससे उसकी काफी दोस्ती भी हो गई थी। वो उसके पास से कार्ड्स रीड कराती है और उसे पता चलता है कि वाकई सेगी की लाइफ तो डिस्टर्ब है और उसकी जिंदगी को खतरा भी है। बजाय इसके कि वो शमन को पैसे देती हुई वो शमन से पैसे उधार मांगने लगती है। कहती है मेरे हालात बड़े टाइट जा रहे हैं, बाद में तुम्हें लौटा दूंगी। और शमन की हालत भी उससे कुछ डिफरेंट नहीं थी, वो उसे थोड़े से ही पैसे उधार दे पाती है। अब हमें डायरेक्टर को दिखाते हैं। उसके पास एक जूनियर एडिटर था जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है। डायरेक्टर उस पर जुल्म करता था, बदतमीजी करता था, ओवर वर्क भी कराता था और इसके साथ साथ वो स्टैंड इन को कभी भी चांस नहीं देता था। अब जैसे ही उस जूनियर एडिटर की लड़ाई होती है तो वो स्ट्राइक कर देता है और इसके साथ साथ वो स्टैंड इन की कुछ वीडियो को पोस्ट भी कर देता है। इससे ये साबित करना चाहता था कि मैं सच्चा हूँ और डायरेक्टर झूठा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस स्टैंड इन स्योरी की एक्टिंग वाकई इतनी रिमार्केबल थी कि कुछ मिलियन फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर्स ने उसकी वीडियो को एडिट करके रीपोस्ट कर दिया था और वो तो वायरल ही हो गई थी। पूरी दुनिया में उसकी मीम्स छप रही थी और हर कोई उसे जानने लगा था। जी हियो को तो ये देखकर काफी गुस्सा आता है। उधर हमें दिखाते हैं कि मीटिंग में मार्केटिंग वाले बार बार यही कह रहे थे कि ये न्यू इमर्जिंग फेस है, क्यों ना इसे ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले। लेकिन सेजी तो रिजेक्ट कर देता था, कहता था कि थोड़े दिनों की स्पार्क है, अभी खत्म हो जाएगी। जबकि उधर स्योरी बाहर जाती और स्ट्रीट फूड खाती है। ये उसे इतनी यमी लगी थी कि वो हर स्टॉल पर जाकर रुकती थी और अपने सारे पैसे उसने यहीं पर ही खत्म कर लिए थे। वो सोचने लगती है कि अगर जॉसन एरा में मुझे खाने पीने की इतनी आजादी होती तो मैं कितनी मोटी हो जाती। पहली दफा उसे लगता है कि लाइफ बहुत सुंदर है, लेकिन साथ साथ पैसे भी कमाने पड़ेंगे। बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स में वो अप्लाई करती है, लेकिन हर जगह से अपने स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से धक्के मारकर निकाल दी जाती है। अब काफी दिन हो गए थे। एक दिन उसका ग्वांग नाम से आमना सामना होता है और दोबारा से उनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसी लड़ाई के बीच ग्वांग नाम को एक अर्जेंट काम था, वो भागता हुआ जाता है और स्योरी भी उसका पीछा करते करते उसकी पार्ट टाइम जॉब पर पहुंच जाती है, जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था। स्योरी थोड़ी बहुत पहले से ही जानी जाती थी तो वो लोग भी उसे एक एक्स्ट्रा के तौर पर वहां रख लेते हैं। लेकिन मजे की बात है कि जिस भी एड में स्योरी जाती थी वो चीजें फटाफट बिक जाती थी। और काफी दिन गुजर गए थे। सेगी को अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ स्पार्क नहीं है, बल्कि वो वाकई एक रिमार्केबल स्टार बनने वाली है। वो असिस्टेंट से कहता है कि तुरंत ही जाकर स्योरी को तलाश करो, हमने उसे साइन करना है इससे पहले कि कोई और करे। जबकि स्योरी उस टाइम पर लाइव स्ट्रीमिंग में बिजी थी और असिस्टेंट पर तो इतना दबाव था कि सेगी ने उसे ऑर्डर किया था कि स्योरी को तलाश करके अपने साथ लेकर ही आना, अगर ना लाए तो तुम्हारी मुंडी तुम्हारी गर्दन पर रहेगी नहीं। जबकि उधर स्योरी को भी अपनी वर्थ का अंदाजा हो गया था। उसे बार बार एड्स के लिए शूट किया जा रहा था। अब की दफा तो वो कहने लगती है कि मुझे डबल नहीं बल्कि 7 टाइम्स पेमेंट चाहिए और उन्हें ऐसा लगता था कि ये वाकई वर्थ इट है। जहां पर भी उसका फेस आता था वो चीज तुरंत ही बिक जाती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक टॉनिक का एड था। ये जैसे ही वहां पर वो टॉनिक को देखती है तो उसकी स्मेल से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो ये शूट छोड़ देती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक ट्रॉमा में चली गई है। उसका सिर चकराने लगता है। वो समय याद आने लगता है कि जब उसे जहर दिया गया था। इतने में डायरेक्टर उसे लड़ने लगता है। यहाँ पर वो उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि वहां सेगी पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। सेगी ने एक्चुअली उसे एक लाइव स्ट्रीम पर ही देख लिया था और वहीं पर ही पीछा करते करते वो पहुंच चुका था। वो बेचारी अभी अपने शौक में से निकली ही नहीं थी कि उसे एक ग्रैंड शॉक मिलता है।
एक आदमी दूर से चलता हुआ आ रहा था। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन चाल वो बहुत अच्छे से पहचानती थी। और जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही एम्परर है जिसने पास्ट लाइफ में मुझे मारने की कोशिश की थी। और ये और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजिंगली मोंडू ही था। उसे देखते ही वो डर जाती है। पहले ही बेचारी घबराई हुई थी, इतना बड़ा शॉक नहीं सह सकती थी। उसे देखते ही उसके मुंह से योर मैजेस्टी निकलता है और फिर वो डर के ऊपर रूफ टॉप पर भाग जाती है। सेगी भी उसके पीछे पीछे आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें साइन करना चाहता हूँ, तुमसे डील करना चाहता हूँ। और मोंडू भी उनके पीछे ही ऊपर पहुंच गया था। उसे देखते ही वो इतनी डरती है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने हवासों को संभाल क्यों नहीं सक रही। वो सेगी से कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी शील्ड बनने दो प्लीज। और ये कहते ही वो उसे हक कर लेती है। यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशंस की तैयारियां हो रही थी और उसका पैर लगने से वो सारी सेलिब्रेशंस अभी ही स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर इसी के साथ ही हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाते हैं। जब लेडी कांग को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया था तो उसकी हेल्प करने के लिए जो पर्सन मास्क पहनकर आया था वो और कोई नहीं बल्कि सेगी का ही पिछला जन्म था। लेकिन सेओरी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि तब उसने हमेशा अपने फेस पर मास्क रखा हुआ होता था। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।